Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope all of you will be fine and doing great. As you know, we are studying numerical analysis too. Today, our lecture number 14, and we are studying the section numerical differentiation. So, the topic in this lecture is derivatives by using Stirling interpolation formula. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डेरिवेटिव्स फाइंड करना सीखा था by using Gauss's backward interpolation formula. And now in this lecture we will learn how to find the derivatives by using Stirling interpolation formula. Stirling interpolation formula is also used for central differences when you have to find the derivative at central value or at any value near the central value. Now we comes to the method derivation. In numerical analysis 1 you have already used this method. So now we will learn how to evaluate the formula to find the first derivative and second derivative. So suppose y sub I plus minus I, which is a function value at x plus minus I, where I means 0, 1, 2 up to so on any number n, are given for 2n plus 1 equispaced points. So if you calculate these points after putting 0 to n, so total number of points will be 2n plus 1. अगर आप यहाँ पर 0 पुट करें, फिर 1 पुट करें, 2 पुट करें, n पुट करें, 0 को निकाल लें तो कितने पॉइंट्स आपके बने 1 से लेकर n तक n पॉइंट्स, और इसी तरह माइनस वाली साइड पे n पॉइंट्स, तो ये टोटल कितने बन गए 2n, और 0 वाला उसमें ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके कितने हो गए 2n plus 1 इक्विस्पेस्ड पॉइंट्स। यहाँ पर भी हम इक्विस्पेस्ड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि आपके जो x की वैल्यूज़ हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनके दरमियान में जो गैप है वो सेम है। ठीक है, इक्विस्पेस्ड पॉइंट्स कौन कौन से, x नॉट, x प्लस माइनस 1, x प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन x प्लस माइनस n, where x plus minus I can be find as x naught plus minus IH, where I from 0 to n. तो आप हर x जो है वो इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल x1 फाइंड करना है तो आप I को 1 पुट करें, x2 फाइंड करना है तो I को 2 पुट करें, x3 फाइंड करना है तो I को 3 पुट करें। सिमिलरली x माइनस 1 फाइंड करना है तो I को माइनस 1 पुट करें एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप अपने नोट्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। So as you all of you know in numerical analysis 1 that Stirling interpolation formula to find the function from given data is y is equal to y naught plus p into delta y naught plus delta y minus 1 over 2 plus p square by 2 factorial delta square y minus 1 plus p into p square minus 1 over 3 factorial delta cube y minus 1 plus delta cube y minus 2 over 2 plus so on। तो ये हमारा फार्मूला होता है स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूला, जो आपने ऑलरेडी न्यूमेरिकल 1 के अंदर स्टडी किया हुआ है। तो यहाँ पर जस्ट हम इसको एज इट इज़ आगे फर्दर यूज़ करेंगे टू फाइंड द डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। इसमें जो बात नोट करने वाली है वो ये है
कि ये जो गॉसेस फॉरवर्ड गॉसेस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और ये स्टर्लिंग फार्मूला जो है, ये जितने भी फार्मूले हम आगे ऑनवर्ड पढ़ेंगे, ये सारे सेंट्रल डिफरेंसेस के लिए यूज़ होते हैं। यानी जब आपकी एक्स की वैल्यू सेंटर के करीब करीब हो तब हम ये फार्मूले यूज़ करते हैं, तो इनको हम सेंट्रल डिफरेंसेस फार्मूला कहते हैं। लेकिन इनके अंदर अगर आप नोट करें, आपने गॉसेस फॉरवर्ड के अंदर भी फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ किया था, गॉसेस बैकवर्ड के अंदर भी फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ किया था, और यहाँ पर भी हम फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो है वो, जैसे गॉसेस बैकवर्ड का नाम है तो हम कहें कि उसमें हमने फॉरवर्ड क्यों यूज़ किया था। तो बेसिकली उसमें जो उसका नाम है बैकवर्ड, उसमें देखें ना आप, अगर गौर करें तो जो टेबल बनाते हैं आप डिफरेंसेस का, उसमें आप देखते हैं कि हर एक डिफरेंस का टेबल जो है वो सेम ही बनता है। यानी फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल भी देखने में एक ही जैसा होता है, बैकवर्ड का भी एक जैसा ही होता है, सेंट्रल का भी एक जैसा होता है, सिर्फ उसके अंदर जो आपके नाम होते हैं सब्सक्रिप्ट्स के, वो चेंज होते हैं। तो इसलिए कोई भी यूज़ किया जा सकता है फॉरवर्ड डिफरेंस एज इट इज़, चूँकि सिंपल होता है इसी को हम यूज़ कर लेते हैं, और बैकवर्ड और सेंट्रल को थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं। इस वजह से आपने देखा होगा गॉसेस बैकवर्ड के अंदर भी हम फॉरवर्ड डिफरेंसेस यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हम फॉरवर्ड डिफरेंसेस यूज़ कर रहे हैं। हालांकि ये सारे सेंट्रल डिफरेंसेस मेथड्स हैं। तो इसमें सेंट्रल डिफरेंसेस क्यों नहीं यूज़ हुआ, ये बेसिकली स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है। तो उसके रीज़न ये है कि जो गॉसेस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, उसमें जो बैकवर्ड का वर्ड यूज़ हुआ है वो बेसिकली इस सेंस में हुआ है कि आपका जो एक्स होता है वो एक्स नॉट से पीछे होता है, यानी उससे लेस नंबर होता है, उससे छोटा नंबर होता है। क्योंकि उसमें आपने पढ़ा है कि हमारी जो रेंज होती है पी की, वो -1 से 0 के दरमियान होती है। तो वो उसी सूरत में पॉसिबल है जब आपका एक्स नॉट से छोटा हो। इसी तरह आपने गॉसेस फॉरवर्ड में देखा था कि पी हमारा 0 से 1 की रेंज में होना चाहिए। तो उस वो कब पॉसिबल होता है, जब आपका एक्स नॉट से बड़ा हो, यानी उससे आगे हो। इस वजह से हम वहाँ पर गॉसेस फॉरवर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं। फिर दूसरे में गॉसेस बैकवर्ड। और यहाँ पर भी जो स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूला है, ये भी बेसिकली सेंट्रल डिफरेंसेस फार्मूला है, लेकिन इसके अंदर भी हम फॉरवर्ड डिफरेंसेस जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो इससे एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना ख़ास कि आप सेंट्रल डिफरेंस यूज़ करें या फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ करें। तो ये चूँकि सिंपल होते हैं, इनको डील करना आसान होता है, इस वजह से हम फॉरवर्ड डिफरेंसेस ही यूज़ करते हैं। तो मेन इसका जो सेंट्रल डिफरेंसेस होने का जो इनका नाम है वो इस वजह से, क्योंकि आपका एक्स जो है वो एक्स नॉट जब आपका सेंट्रल वैल्यू होती है तो उसके करीब करीब हो, तो हम ये वाले फार्मूले यूज़ करते हैं। इस वजह से हम इन फार्मूलाज को सेंट्रल डिफरेंसेस फार्मूला कहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पर डिफरेंसेस जो हैं वो भी सेंट्रल डिफरेंसेस या उसके नाम के मुताबिक ही आएँ। जैसे गॉसेस बैकवर्ड है तो वहाँ पर बैकवर्ड आना चाहिए था, या स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस है तो इसमें सेंट्रल डिफरेंस आना चाहिए। तो ये इसी चीज़ का मतलब एज सच कोई खास इफेक्ट नहीं होता मेथड के ऊपर। तो ये जो इनके नाम है ये जस्ट आपके एक्स की वजह से हैं कि एक्स आपका सेंट्रल वैल्यू के आगे होगा, उससे पीछे होगा, ठीक है, तो या सेंट्रल वैल्यू के करीब करीब होगा। तो ये इस वजह से नाम रखे हुए हैं गॉसेस बैकवर्ड और फॉरवर्ड। बाकी इनमें डिफरेंसेस वो वाले भी यूज़ किए जा सकते हैं, फॉरवर्ड भी, बैकवर्ड भी, सेंट्रल भी, तो उनकी अपनी तरतीब जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। तो इस तरह आप जो है वो मिक्स हो जाएगा आप, इसलिए हम जो है वो फॉरवर्ड डिफरेंस के ऊपर ही फोकस करते हैं और इसी को हम तमाम मेथड्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं। बहरहाल ये आपका जो है वो फार्मूला है स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूला। यहाँ से हम आगे फर्दर इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। जो कोफिशिएंट्स हैं, पी के फैक्टर्स हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम इसको जो है वो, अब इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं, या इसके यूज़ करने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ मैयस जो हैं वो आप माइंड में रख सकते हैं कि अगर ये चीज़ें आप पहले एक दफ़ा चेक कर लें तो आपको ये मेथड ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देगा। तो उसमें सबसे पहला जो है वो ये है कि अगर आपका P जो है वो इस रेंज के अंदर आ जाए -0.25 और 0.25 की रेंज में, तो फिर ये मेथड आपको बेस्ट रिजल्ट देगा एज कंपेयर टू फॉरवर्ड गॉसेस फॉरवर्ड और गॉसेस बैकवर्ड।
तो ये हर मेथड की एक स्पेशलिटी है कि अगर आपका जो पैरामीटर पी है वो इस रेंज के अंदर आएगा तो ये वाला मेथड आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा, और अगर डिफरेंट रेंज में आएगा, यानी हर मेथड की अपनी एक पर्टिकुलर रेंज है। तो इस तरह हम इसको मतलब ज़्यादा वेरीफाई कर सकते हैं अपने मेथड्स की वैलिडिटी को और उसकी एक्यूरेसी को। इस मेथड की एक्यूरेसी आप वेरीफाइड है कि अगर आपका -0.25 से 0.25 के रेंज में पी की वैल्यू आ रही होगी तो आपको ये मेथड जो है बेस्ट रिजल्ट देगा। बट इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर इससे बड़ी वैल्यू होगी या इससे छोटी होगी माइनस से तो आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते। फार्मूला आप लगा सकते हैं। इस बात का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो फिर आप ये चीज़ें अगर देख लें पहले कि पी आपका किस रेंज में आ रहा है, तो फिर जो मेथड है वो आपको उस हिसाब से लगाएंगे तो आपको मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो स्टर्लिंग फार्मूला की ये स्पेशलिटी है कि अगर आपका पी जो है -0.25 से +0.25 के रेंज में होगा तो ये मेथड आपको मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देगा एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। Hence, x naught should be selected such that p satisfies this inequality. So, जब आप x नॉट चूज़ करते हैं, क्योंकि आपकी अपनी चॉइस होती है, सेंटर से आपने वो वैल्यू उठानी होती है जो आपके गिवन x के करीब करीब हो। तो जब आप x नॉट चूज़ करें तो ये चीज़ माइंड में रखें कि p की जो वैल्यू आनी चाहिए वो इस रेंज के अंदर आनी चाहिए। ठीक है। अगर तो वो नहीं आ रही किसी भी सूरत में फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हम उसी को लेके चलेंगे जो मतलब उसकी क्लोजेस्ट होगा। लेकिन अगर आ रही है पी की वैल्यू इस रेंज के अंदर तो वो एक्स नॉट आपका बेस्ट होगा। ठीक है। तो फ्रॉम टेबल दिस मेथड यूजेस ब्रैकेट्स वेयर एवरेज इज टू बी टेकन। तो अगर आप टेबल में देखें तो ये किस तरह से वैल्यू उठाता है। ये आपने टेबल बनाया x-3 x-2 x-1 एक्स नॉट को आपने सेंटर में रखा, फिर उसके सामने उसी तरतीब से y की वैल्यूज आ गई। अब इस हर मेथड की देखें ना, हमने जो है वो तरतीब एक बनाई थी कि वो किस तरह से वैल्यू जो है आपकी पिक करता है फ्रॉम टेबल। तो इस मेथड को अगर देखा जाए, ये चीज़ आपने न्यूमेरिकल 1 के अंदर भी नोटिस की होगी कि ये जो मेथड है, जो आपके ऑड डिफरेंसेस हैं ऑड, उनका एवरेज यूज़ करता है सेंट्रल लाइन के ऊपर और नीचे जो ऑड डिफरेंसेस आ रहे हैं उन दोनों का एवरेज यूज़ करता है। ठीक है। फिर जो इवन डिफरेंस है वो सेंट्रल लाइन के ऊपर वाला यूज़ करेगा। फिर इसी तरह ऑड डिफरेंसेस आ गए, इन दोनों का एवरेज यूज़ करेगा। फिर इवन डिफरेंस जो है वो उसके सेंट्रल लाइन के ऊपर वाला यूज़ करेगा एंड सो ऑन। इसी तरह से ये वैल्यू पिक करता है। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर डेल्टा वाई नॉट डेल्टा वाई -1 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का एवरेज आ रहा है। डेल्टा स्केयर वाई -1 ये सिंगल ही है, यानी जो इवन डिफरेंसेस हैं वो सिंगल आ रहे हैं, लेकिन जो ऑड हैं वो पेयर की फॉर्म में आ रहे हैं। और पेयर इस तरह के सेंट्रल लाइन के ऊपर और नीचे जो आपके ऑड डिफरेंसेस हैं उनका एवरेज होगा। डेल्टा वाई नॉट डेल्टा वाई -1 डेल्टा क्यूब वाई -1 डेल्टा क्यूब वाई -2। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है अगर आपको टेबल की अंडरस्टैंडिंग इस पैटर्न से भी माइंड में हो। तो ये आपने टेबल एक जर्नल बना लिया फॉरवर्ड डिफरेंसेस का। ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर भी आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो पीछे हमने लिखी थी उसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। Simply, we will differentiate equation number 1 with respect to x, and we will get this equation delta y -1 plus delta y naught over 2 dp by dx. Here, the term of only delta y naught becomes 0 because it is a constant term with respect to x. So here it is not appearing. सो आफ्टर डेरिवेटिव आपके पास ये चीज़ें जो है वो अपीयर हो जाएंगी। अब इसमें देखें आप एक तो कोफिशिएंट्स अपने जो है वो उनको सिंपलीफाई कर सकते हैं, लाइक दिस 2 विल बी कैंसल्ड विद 2 फैक्टोरियल एंड फ्रॉम हियर 2 कैन बी टेकन एज कॉमन and dp by dx is also appearing everywhere, so it can be taken as common as well. तो आप dp by dx यहाँ पे आपने कॉमन ले लिया, बाकी जो सिंप्लीफिकेशंस थी वो भी आपने कर ली, 2 को 2 से कैंसिल कर दिया। इसी तरह यहाँ पर जो 2 है ये हमने इधर बाहर लिख लिया, ये नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, dp by dx को पुट करना है जैसे आपने गॉसेस फॉरवर्ड के अंदर किया था।
सिंस p इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट ओवर h, सो यहाँ से हम dp बाई dx निकाल सकते हैं, दैट विल बिकम 1 ओवर h, and then dy by dx will become 1 over h into delta y naught plus delta y minus 1 over 2 plus p delta square y minus 1 plus 3p square minus 1 over 6। तो ये आपका फार्मूला आ जाएगा टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखें इसमें जो पैरामीटर्स वाली टर्म्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं, वो मैंने रेड कर दिए हैं, तो इस तरह आपको मेथड को अंडरस्टैंड करने में, याद करने में आसानी रहेगी कि जो आपके डिफरेंसेस हैं वो ब्लू हैं और जो आपके पैरामीटर्स हैं कोफिशिएंट्स में वो आपके रेड हैं, और जो 1 ओवर एच है वो ग्रीन मैंने कर दिया है। तो इस तरह आपको फार्मूला याद करने में आसानी होगी। सो दिस इज द स्टर्लिंग्स इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव। सो आप देखें अगर यहाँ पर डेल्टा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस 1 ओवर 2, यानी आपने वाई नॉट इसमें यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट आप पहले कॉलम में जाएंगे, सेंट्रल लाइन सॉरी वो होगी जहाँ पे आपका एक्स नॉट होगा, तो उसके फर्स्ट जो कॉलम है फॉरवर्ड डिफरेंस का, उसमें उस लाइन के ऊपर और नीचे जो टर्म्स होंगी उनका एवरेज लेना है। फिर उसी लाइन अगले कॉलम के अंदर जो वैल्यू उसी लाइन के ऊपर होगी वो आपने उठा लेनी है। फिर उससे अगले कॉलम के अंदर जो सेंटर लाइन के ऊपर और नीचे डिफरेंसेस होंगे, जो वैल्यूज़ होंगी, उनका एवरेज ले लेना है। तो इस तरह से हम जो है वो टेबल के थ्रू इसको बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दिस इज द स्टर्लिंग्स फार्मूला टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव। Similarly, you can find the second derivative by differentiating equation number 2। इस इक्वेशन को यहाँ से आप दोबारा अगर इंटीग्रेट कर दें तो you will get on left hand side d2y by dx square, and on right hand side there is a parameter p which is depending upon x, and all other terms are appearing as a constant। so आप इन सब को एज अ कांस्टेंट डील करें तो ये सारा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, बट यहाँ पर p अपीयर हो रहा है तो डी पी बाई डी एक्स आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी p है तो इसका डेरिवेटिव और इसके ऊपर चेन रूल लग जाएगा। तो सिंपली आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या किया, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया। तो ये देखें जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर चूँकि p इन्वॉल्व नहीं था, इस वजह से हमने उसकी जगह उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट में डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 के साथ p था तो उसका डेरिवेटिव 1 हुआ, और उसके साथ चेन रूल आपने मल्टीप्लाई कर दिया बाय चेन रूल डी पी बाई डी एक्स। सिमिलरली आगे क्या था, 3p स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 6p ओवर 6 और 1 का 0 हो जाएगा, 6p ओवर 6 इनटू बाय चेन रूल क्या आ जाएगा डी पी बाई डी एक्स। तो ये आप देख सकते हैं इसी तरह से 6p ओवर 6 और ये टर्म एज इट इज़ कांस्टेंट के तौर पर आ गई, और साथ आपका डी पी बाई डी एक्स आ गया। तो सिमिलरली आप जो है वो बाकी टर्म्स में बाय टेकिंग डेरिवेटिव आप जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इस टर्म को देखें 6p स्क्वायर माइनस 1, तो ये कैसे आई है, यहाँ पर आपके पास था 2p क्यूब माइनस p ओवर 12, तो आप यहाँ से डेरिवेटिव ले लें तो ये क्या आएगा आपका 6p स्क्वायर, ठीक है, बाय पावर रूल 3 शुरू में आ गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, p की पावर 1 लेस हो गई तो ये बन गया 6p स्क्वायर, और p का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो दिस विल 6p स्क्वायर माइनस 1 बाई 12, और बाय चेन रूल साथ मल्टीप्लाई क्या होगा डी पी बाई डी एक्स। सिमिलरली यहाँ से अगर आप देखें तो बाय पावर रूल क्या आएगा 20p क्यूब माइनस 30p ओवर 120, तो ये हम देखते हैं आगे यही चीज़ होगी 20p क्यूब माइनस 30p ओवर 120, और बाय चेन रूल डी पी बाई डी एक्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यू कैन सी हियर दैट 6 विल बी कैंसल विद दिस डिनोमिनेटर, यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर भी कैंसिल किया जा सकता है, अगर आप 10 कॉमन ले लें तो 120 से कैंसिल हो जाएगा। तो सिमिलरली आप जो है डी पी बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो आफ्टर टेकिंग डी पी बाई डी एक्स कॉमन and putting its value 1 over h, you will get the final expression for the second derivative। तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा स्टर्लिंग फार्मूला का टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वही तरतीब है जो हमने शुरू में कहा था इवन और ऑड की, लेकिन यहाँ पर जो हम वैल्यू उठाएंगे वो सेकंड कॉलम जो है डिफरेंसेस का वहाँ से पिक करेंगे।
तो यहाँ फर्स्ट कॉलम की वैल्यू नहीं पिक करेंगे, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। बाकी ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के लिए। दिस इज द स्टर्लिंग्स इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर सेकंड डेरिवेटिव। तो एज इन प्रीवियस मेथड्स वी हैव डिस्कस्ड द स्पेशल केस व्हेन x इज इक्वल टू x नॉट। तो यहाँ पर भी हम जो है वो स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू x नॉट, जब आपका x सेंट्रल वैल्यू के एग्जैक्टली इक्वल हो तो फिर हमारा p क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका फार्मूला आपको पता है p क्या होता है, x माइनस एक्स नॉट ओवर h। तो जब आप x की जगह x नॉट पुट करेंगे तो यू विल गेट p इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आप p को ज़ीरो पुट कर दें दोनों इक्वेशंस के अंदर तो आपको एक नया फार्मूला मिल जाएगा विच विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ p। तो इसमें आप देख सकते हैं ये फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला आपके पास आ गया व्हेन p इज ज़ीरो। तो इसको भी आप एज इट इज़ भी माइंड में रख सकते हैं। जब आपका x x नॉट की इक्वल दिया गया हो क्वेश्चंस के अंदर तो आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव बाय p इज इक्वल टू ज़ीरो क्या आ जाएगा, वन ओवर h स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर y माइनस वन बाई 12 डेल्टा 4y माइनस टू एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप जो है वो इनको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं व्हेन p इज ज़ीरो। थैंक यू।